कल शाम को है अपनी क्लास, तो शाम को ही खत्म होएगा। तो तुम्हारा यही है कि एक ही लेक्चर है, देखो उसमें कुछ एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कल बता दूंगी। अभी तक का जितना होगा थोड़ा रिवाइज कर लेना इसको। इसमें से मेजर पार्ट आपका आएगा आज जो है ना, आज जो लेक्चर है और पीछे के जो हो गए लगभग उसी में से है मेजर पार्ट। देखो कल हमने काफी सारे फॉर्मूले करे थे, आपको याद होने चाहिए, तो मैंने ना इसकी उस पे स्लाइड पे ही लिख दिया है। ये तो मैंने नोट ही कर दिए हैं, ये मैंने तुम लोगों के लिए खाली छोड़ दिए हैं कि मैं बच्चों से पूछूंगी। ठीक है, इनमें से कितने आते हैं तुम लोगों को? फटाफट बता दो जो जो तुम्हें याद है। लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है? कैसे निकालते हैं? √S1। तो शिखा तुम मुझे हमेशा आंसर देती है, बाकी बच्चे भी दिया करो भाई। √S1 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे होती है? T इज इक्वल्स टू 0 व्हेन मिड पॉइंट, जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट गिवन होता है तब हमें इक्वेशन निकालनी होती है, तो हम कैसे लिखते हैं? T इज इक्वल्स टू S1। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? PAB, और ये आपका क्या है? टेंजेंट। तो आपने पावर ऑफ पॉइंट क्या पढ़ा था? PA इंटू में PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी होती है? इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। S इंटू आपको S। कोई सर्कल S इंटू S1, मान लो एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, उस पे आपने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं। इस पॉइंट का लोकस बताते हैं, ये जो पॉइंट का लोकस आता है इसी को आप डायरेक्टर सर्कल बोल रहे थे। तो अगर इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस R है तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस मतलब डायरेक्टर सर्कल की रेडियस हमने कल क्या पढ़ी थी? √2 टाइम्स R हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे भाई, इस तरीके का कोई फिगर मिल जाए ना, P से दो टेंजेंट डाल रखे हैं, T1 एक T2, सर्कल को टच कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा P T1 C T2, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिख रहा है इसका एरिया क्या होता है? ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? RL। हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब डिराइव करके भी देखा था कल भाई, ये रेडियस है और ये क्या है? L क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब PT1। ठीक है। अच्छा चंदन, आपको हो सकता है आज कम समझ आए क्योंकि ये आज मतलब एक लेक्चर आज है और एक कल है, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो मैं आज वैसे अपनी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगी तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। और अगर वैसे चाहिए पर्सनली तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ओके मैम। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल P T1 C T2 क्या है? RL। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ हमसे पूछ ले, T1 T2 की लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या था? 2LR अपॉन √R² प्लस L²। बस यहाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए R और L क्या है। R क्या है? सर्कल की रेडियस, और L क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल P T1 T2। देखो ये जो पहला केस है ना, इसमें ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ले रखा है इन्होंने, ये पूरा। लेकिन जो नीचे वाला पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल P T1 T2, ये क्या है? ये सिर्फ इतना पार्ट है, इतना पार्ट। इसका एरिया क्या हो जाएगा? RL³ अपॉन में R² प्लस L²। और एक एंगल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, कि भाई ये एंगल हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? tan 2 थीटा करके हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। मैंने बोला था इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट किसी ने याद कर लिया तो भी कोई बुराई नहीं है इसमें। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है? 2RL अपॉन L² माइनस R²। अगर फॉर्मूला याद नहीं करना तो तुम tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देना और वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सब क्लियर है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एक टॉपिक अपना लास्ट में छूट गया था, कौन सा? ऑर्थोगोनल सर्कल्स का। देखो आज के टॉपिक तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे अगर तुम लोगों ने कल का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो। ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं? अगर दो सर्कल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ऐसे सर्कल्स को आप क्या कहते हो? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अब दो सर्कल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे बनेगा? आप क्या करो, ये देखो दोनों सर्कल्स मैंने इंटरसेक्ट करवा रखे हैं, एक सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, दूसरी सर्कल से भी मैंने क्या कर दिया? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है? जो सर्कल्स हैं वो मतलब किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप उसको क्या कह सकते हो? सर्कल्स कैसे हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, ऑर्थोगोनल सर्कल्स में क्या होता है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितना हो जाएगा? अच्छा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट, अभी जैसे फिगर में देखो एट पॉइंट P कितना होना चाहिए आपका? 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री एंगल है तो सर्कल्स कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अब एक चीज देखो, अच्छा यहां से तुमने ये पहला सर्कल है मान लो और ये दूसरा सर्कल है, पहले सर्कल पे तुमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखी, दिख रही है सबको?
ठीक है। Yes. सर्कल पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, क्या ये दूसरे सर्कल वाली टेंजेंट पहले सर्कल के लिए नॉर्मल दिख रही है तुम्हें? नॉर्मल कैसे दिख रही है? देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, और दूसरी चीज क्या, ये सेंटर से भी पास हो रही है। दैट मींस ये जो है ये पहले सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है ये दूसरे सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल। ठीक है, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चले आगे। ऑर्थोगोनल सर्कल्स का सिंपल सा फंडा है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री। वो दोनों सर्कल्स क्या हो जाएंगे आपके, ऑर्थोगोनल। अब देखो इस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल बनते हैं। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टू सर्कल्स विद सेंटर दिस एंड हैविंग इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। इसका क्या मतलब है, बस यहां से मुझे ये बता दो भाई, दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, मतलब उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री, और बोल रहा है इक्वल रेडियस के है। तो यहां से ड्रॉ कर लो, क्या ये 90 डिग्री बोल रहे हैं ये? Yes, ma'am. ये सबको दिख रही है डॉटेड लाइन? ये टेंजेंट दूसरे सर्कल पे बना दिया मैंने, और ये टेंजेंट किस पे है, पहले सर्कल। अब सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। आपसे पूछ क्या रखा है, अच्छा पूछने से पहले एक बार जो इन्होंने चीज दे रखी है ना वो मेंशन कर लो। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि पहले सर्कल का सेंटर क्या है, 2,3, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, 5,6। एक चीज और दे रखी है इन्होंने कि रेडियस इक्वल है सर्कल्स की। तो मान लो अगर मैं इसकी आर मान लूं तो इसकी भी आर होगी। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको बोला क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ? ये इजी है, मतलब तुम खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि मैम ऐसे निकालूंगी। आर निकालना है आपको। क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं? Yes, अगर मैं ma'am. इन सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ओ बी? ठीक है, इसके अंदर क्या मैं ए बी की लेंथ निकाल सकती हूँ? मेरे को ए पॉइंट भी पता है, मुझे बी पॉइंट भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं ए बी की लेंथ निकाल सकती हूँ क्या? निकाल सकती हूँ। क्या हो जाएगी, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस में 6 - 3 का स्क्वायर। कितनी होगी ए बी की लेंथ? 3√2. 3√2। ठीक है, ये AB की लेंथ आ गई। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, यहां से मेरे को आर निकाल दो, मतलब बता दो निकाल के कितना आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3. 3 आ रहा है, ठीक है, हाँ सौरभ ठीक है, क्लियर है। यहाँ से सॉल्व करके रेडियस कितनी निकल जाएगी, 3। तो आंसर कितना हो गया आपका? किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. बस एक कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि उसने बोला था इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, उसका बस ये कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई ये एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री का। उससे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एबी की लेंथ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाल ली, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट देखो, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट where the two circles with radii 5 and 12 intersect is 90 डिग्री। यहां तक तुम्हें क्या समझ आ रहा है? क्या ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स की ही बात कर रहा है? जहां पर वो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इसने 90 डिग्री बता रखा है। ये बस तरीका बदल दिया इसने बोलने का, बात वही है। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल हम टेंजेंट्स के बीच में देखते हैं, सर्कल्स के बीच में नहीं देखते। अच्छा रेडियाई डिफरेंट दे रखी है, इस बार इक्वल नहीं बनाते सर्कल्स, छोटे बड़े बना लेते हैं। ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा इनके बीच का एंगल इन्होंने कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो देखो मैं पूरा नहीं बना रही, ये एक टेंजेंट हो गया उस सर्कल पे, सेकंड सर्कल पे। इसको एक्सटेंड करोगे तो टेंजेंट बनेगा ये, ठीक है ना, मैं पूरा नहीं बना रही। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आ गया आपका सेकंड सर्कल से पास हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टेंजेंट, फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट सेकंड के सेंटर से पास हो रहा है, क्योंकि ये सेकंड के लिए नॉर्मल है। अच्छा अब आपको दे क्या क्या रखा है, पहले की रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियाई कितनी है, 12। मतलब ये 5 है और ये 12 है। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड,
कॉमन कोड का मतलब क्या है भाई, ये सेंटर मान लो C1 है, ये C2 है, अगर ये A है वो ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, क्या कॉमन कोड यही है क्या, दोनों सर्कल्स की Yes, है, ma'am. मतलब वो पहले सर्कल में भी दिखेगी दूसरे सर्कल में भी दिखेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे AB की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालें बताओ। अच्छा तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डालती हूँ कोड पे तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, ये चीज तुमने 10th क्लास में पढ़ी है, Yes, ma'am. ठीक है। मतलब यहाँ से मुझे इतना आइडिया हो गया, अगर मैं सपोज इस पॉइंट को कुछ और मान लो M मान लो, ठीक है, ये पॉइंट M है, अगर AM की लेंथ कैलकुलेट कर लेती हूँ, उसका ट्वाइस कर दूंगी तो मुझे AB मिल जाएगा। तो मेरा फोकस क्या हो गया, AM कैलकुलेट करना। अब AM कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करनी तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। बताओ एक बार, एरिया ऑफ C1A C2 क्या हो जाएगा, दो तरीकों से निकाल सकते हो आप। कैसे भाई, एक बात तो क्या है कि ये 90 डिग्री दे रखा है आपने, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, ठीक है, इसका मतलब 1/2 इंटू बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 12, यहां से कितना आ गया 30 आ गया एरिया। क्या और किसी तरीके से भी निकाल सकती हूँ भाई, ये भी तो परपेंडिकुलर है इसके, अगर मैं इस एंगल से देखूं, ये इसकी हाइट है और ये डिस्टेंस कितना है इसका बेस, ठीक है, निकाल सकती हूँ ऐसे करके। Yes, ma'am. अच्छा C1 C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो तो, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 13. हाँ Yeah, 30 right. हो गया। भाई ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये C1 C2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, या फिर वैसे ही तुम्हें पता है ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 13, इसका मतलब C1 C2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 30, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना निकल गया 1/2 इंटू C1 C2 इंटू में AM, तो C1 C2 की वैल्यू तुमने 13 निकाली तो ये होगी 13/2 AM। अब दोनों ही तुमने एरिया निकालने हैं भाई, ये भी तुमने एरिया निकाला है C1A C2 का, यहाँ से भी तुमने क्या निकाला है एरिया ऑफ C1A C2, दोनों इक्वल होने चाहिए, एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाला है, इसका मतलब 30 किसके इक्वल हो गया 13/2 AM के इक्वल। यहाँ से AM क्या आ जाएगा 60/30। आपको AM निकालना था क्या, नहीं, आपको AB निकालना था, AB क्या है ट्वाइस ऑफ AM, तो इसका ट्वाइस कर दो तो 120/13 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड देखो, मान लो अगर मैं इसको थीटा मान लेती हूँ, तो मेरे को इस ट्रायंगल में साइन थीटा बता सकते हो AC1 C2 में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या 12/13 हो जाएगा क्या, Yes, ma'am. ठीक है। और किसी तरीके भी हम और किसी तरीके से भी हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस ट्रायंगल में पूछ रही हूँ मैं AC1M में, AC1 और M, ठीक है, ये 5 है और AM की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, मुझे पता नहीं, और ये थीटा है, क्या AM/5 साइन थीटा हो जाएगा P/H, ठीक है। अब दोनों ही साइन थीटा की वैल्यूज है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 12/13 इज इक्वल टू AM/5, तो AM की वैल्यू कितनी होगी 60/13, देखो यहाँ पर भी आपकी यही आई थी, AM इज इक्वल टू 60/13, इधर भी वही आई है, आगे इसका ट्वाइस कर देना, आंसर सेम ही आना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई ऐसे जब ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, तो मैं यहाँ ट्रिगो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकती हूँ, या दूसरा तुमको थोड़ा सा क्या आइडिया रहना चाहिए कि भाई हाँ मैं एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकती हूँ, तो ना क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम लोग ये अप्रोच करोगे वहां, मतलब अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो तुम वो करके देखोगे, उससे नहीं होता फिर तुम क्या करोगे, ट्रिगो वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, भाई एक बार हमने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज किया था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चले आगे, Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट करो, तुम करो ट्राई, ये वाला ट्राई करो, फिगर बनाओ इसकी एक बार, पहले ये देखो ये क्या ऑर्थोगोनलिटी वाला ही क्वेश्चन है क्या, देखो इस लाइन से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, टेंजेंट एट पॉइंट दिस
to one of the circles passes through the center of the other circle. यहां से तुम्हें थोड़ा सा हो जाएगा आइडिया कि किसकी बात करना चाह रहा है. देखो क्या बोल रहा है ये. 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है, इक्वल है. ठीक है. फिर बोल रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट दिस एंड दिस पे. ठीक है. आप 2 सर्कल्स बना लो, उसकी रेडियस इस बार इक्वल दे रखी है. तो मान लो एक सर्कल हो गया ये. ठीक है. और एक सर्कल हो गया आपका ये. रेडियस इक्वल दे रखी है. अगर मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, चलो रेडियस बाद में ड्रॉ करेंगे. एक बार ये पॉइंट बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. एक तो इसने दे रखा है 0,1. ठीक है. और एक क्या दे रखा है 0,-1. अच्छा आगे क्या कह रहा है, टेंजेंट एट द पॉइंट 0,1 टू वन ऑफ द सर्कल्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल. मतलब ये यही बोलना चाह रहा है, अगर एक सर्कल पे 0,1 पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरे के किससे पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है. यस और नो. तो एक बात बताओ, ये तो चलो पहले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई. अगर मैं एक टेंजेंट सेकंड सर्कल पे ड्रॉ कर रही हूँ तो क्या ये वाली जो है इस वाली के लिए नॉर्मल हो गई क्या? ये वाली लाइन इस टेंजेंट के लिए नॉर्मल होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सेंटर से पास हो रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी पास हो रही है. तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया ये एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री. क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो क्वेश्चन किस पे चला गया, ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स पे. ठीक है. अब क्वेश्चन आसान है, इतना ही थोड़ा दिमाग लगाना था तुम लोगों को. क्वेश्चन में पूछा क्या तुमसे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स. ये पूछा है भाई, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ये चीज पूछी है. कैसे निकालोगे बताओ. अच्छा मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें ये तो पता है सर्कल की, दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, ये भी आर है ये भी आर है. ठीक है. तो अगर मान लो ये x मान लेती हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ r² + r² इज इक्वल टू x², पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. Yes, ma'am. तो यहाँ से x² किसके इक्वल आ जाएगा, 2r² के इक्वल. मतलब मेरे को r की वैल्यू चाहिए अगर मुझे x चाहिए तो. ठीक है. अब r कैसे निकालोगे, एक चीज देखो, ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें भी तुम्हें 2 साइड्स इक्वल दिख रही हैं. ठीक है. ये वाली और ये वाली. तो क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? तो क्या तुम मेरे को इन एंगल की मेजरमेंट बता सकते हो? अगर एक 90 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो एंगल्स कितने हो गए, 45. Yes, ma'am. ठीक है. एंगल मुझे पता चल गया. इसका फायदा क्या है, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ से. फायदा देखो ये है, अगर ये 45 है तो क्या हम लोग साइन 45 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ. कर सकते हैं. देखो साइन 45 के लिए सोचो, हमें अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जरूरत है हमें कुछ चीजों की. क्या क्या जरूरत है, पहली बात तो देखो अगर ट्रायंगल ये है, ध्यान से देखना एक मिनट, अगर मैं नेम कर दूं, ये A है, ये C1 है, ये M ले लो. ठीक है. तो देखो ये वाला ट्रायंगल देखना, AC1 M. यहाँ कह रही हूँ मैं 45 डिग्री है. साइन 45 होता है P/H. देखो R आपको पता है, मतलब H आपको पता है कितना है, R के इक्वल है. P नहीं पता आपको, नहीं पता. नहीं पता. अरे देखो साइन 45 को पता है, वो तो ठीक है. मैं इस ट्रायंगल में पूछ रही हूँ, अगर साइन 45 निकालना तो तुम कैसे निकालोगे? Ma'am, तो ऐसे ही करोगे. हाँ, AM अपॉन में आर ही तो करोगे, ऐसे ही करते हो. अब मेरे को देखो आर तो निकालना है. अगर मुझे AM पता चल जाए, मैं यहाँ पुट करके और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगी. मतलब क्वेश्चन कहाँ शिफ्ट हो गया, AM निकालने पे. AM तुम निकाल सकते हो कैसे, ध्यान से देखना. ये A है, ये M है, ये पॉइंट, सॉरी M नहीं, नीचे चले जाओ. मान लो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, D ले लो. ठीक है. D पॉइंट तुम्हें दे रखा है क्या, 0,-1. A पॉइंट तुम्हारा क्या दे रखा है, 0,1. क्या मैं AD की लेंथ निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके. और अभी अभी हमने पढ़ा था, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं कोड पे तो कोड बाइसेक्ट होती है. इसका मतलब ये AM वाला हिस्सा और MD वाला हिस्सा क्या है, इक्वल है. तो अगर मुझे AD की लेंथ पता चल गई, उसका हाफ कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, AM. ठीक है. समझ आई बात. तो AM क्या हो जाएगा, AD की लेंथ कितनी आ रही है, √2/2 वो आ रही है.
80 आ रही है, क्या बोल रहे बेटा? √2/2 आ रही है क्या? No, ma'am, 2. अच्छा 2 आ रही है, 2 क्या आ रहा है? AM आ रहा है, AD आ रहा है? AD. AD. हाँ मैम 2 ही आ रहा है, देख लो एक बार। Yes, ma'am. √2 नहीं आना चाहिए क्या? No, ma'am. सबको समझ आ रही है मैं पूछना क्या चाह रही हूँ? हाँ ठीक है शिखा बेटा, वो मैं बस वैसे ही पूछ रही हूँ। अब तुम यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाते हो? 0 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और उसका रूट तो बेसिकली 2 ही बन जाएगा ना, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो स्क्वायर और रूट में। ठीक है, एक बार इसको करके देख लिया करो, कहीं तुम अपने माइंड कैलकुलेशंस में ये रूट लगा के और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो AD की वैल्यू 2 आ रही है, तो AM की वैल्यू कितनी होगी? 2/2 मतलब 1। मतलब ये हिस्सा मुझे पता चल गया 1 है, तो यहाँ लिख सकती हूँ 1/r इज इक्वल टू sin 45 डिग्री। sin 45 तुम्हें पता कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या √2 आ गई क्या? Yes, ma'am. r की वैल्यू √2 आ गई, तो ये वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें। x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? +- 2 लिखूं या खाली 2 लिखूं? खाली 2. हाँ, x क्या है आपका? लेंथ है। ठीक है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपको आंसर क्या रिपोर्ट करना है? x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये थे सिंपल क्वेश्चन। एक कंडीशन भी है, अगर आपको वो बोल दे सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं या ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, तो डायरेक्टली एक कंडीशन होती है ये, ट्वाइस ऑफ G1 + G1 G2 + F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 + C2। अब ये इन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है देखो, बिल्कुल इजी प्रूफ है इसका। अगर मान लो ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दैट मींस जो यहाँ टेंजेंट्स बन रहे होंगे उनके बीच का एंगल क्या रहा होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये सेंटर है मान लो, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये ज्वाइन कर दो, ये 90 डिग्री रहा होगा, तभी ऑर्थोगोनल है। अब आपको ना दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है, ये और ये। मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल का सेंटर क्या -G1, -F1 होगा? मतलब ये है -G1, -F1। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर कैसे निकालते हो? वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें तुम्हें याद ही होना चाहिए। सेंटर क्या हो जाएगा? -G2, -F2। अगर मान लो वैसे भी तुम्हें याद नहीं रहता तो तुम क्या करते हो? -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2G2, तो ये कितना आ गया? -G2। ठीक है, इसी तरीके से आप -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y कर देना, -F2 आ जाएगा। इसका सेंटर हो गया -G2, -F2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। रेडियस सपोज इसकी R1 है और इसकी क्या है? R2। ठीक है, तो एक बात देखो, ये ट्रायंगल है AC1C2। तो AC1C2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकती हूँ क्या? R1² + R2² इज इक्वल्स टू C1C2 स्क्वायर। ये मैं C1C2 जो लिख रही हूँ ना, इसको मान के चलना है C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, इतना समझ आया? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। अच्छा R1² क्या लिख सकते हो भाई? R1² तुम्हें भी तो आता है निकालना। R1 क्या होता है? √G1² प्लस में F1² - C1, यही होता है। ये वैल्यू मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पुट कर देती हूँ, तो क्या आएगा? G1² प्लस में F1² - C1। ये R1² की बात हो रही है तो रूट हट जाएगा, प्लस R2² क्या हो जाएगा? या R2 क्या हो जाएगा? G2² प्लस में F2² - C2। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो क्या क्रिएट हो जाएगा? G2² प्लस F2² - C2। ये किसके इक्वल है? C1 C2 का होल स्क्वायर। मतलब C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल है। C1 C2 का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या? दोनों पॉइंट्स अब हमको गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो। बेशक थोड़े पॉइंट बेकार हैं दिखने में, लेकिन ये कट पिट जाएगा सारा। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा? G2 - G1 का होल स्क्वायर प्लस में F2 - F1 का होल स्क्वायर। एक रूट भी आता है ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है तो रूट मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? तुम्हें बस ये ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना। G2² प्लस में F2² - C2, यहाँ तुम स्क्वायरिंग कर दो इसकी, क्या आ जाएगा? देखो G2² प्लस में G1² - 2 G1 G2
प्लस में f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2। ठीक है, क्या क्या कट गया देखो, बहुत कुछ कट जाएगा। ये गया, f1 स्क्वायर भी गया, f2 स्क्वायर भी गया और g2 स्क्वायर भी गया। ठीक है, सब कुछ चला गया, बचा क्या, माइनस c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 g1 g2 माइनस 2 f1 f2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इधर से 2 कॉमन लेना, क्या यही चीज बन जाएगी? Yes, देखो ma'am. इधर। ठीक है, तो तुम लोगों को ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है अगर ऑर्थोगोनल सर्कल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्थोगोनलिटी में तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं ना तो बन ही जाते हैं इससे, और एक जो पीछे हम लोगों ने ट्रायंगल ट्रायंगल बना के किया था उससे बनते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ठीक है, क्लियर है? चलें इस पे क्वेश्चन करें। अगर Yes, मान लो ma'am. तुम फॉर्मूला भूल भी गए ना, तुम अब प्रूव भी कर सकते हो इसको, मतलब तुम क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हो। भाई तुम्हें ये तो पता ही है 90 डिग्री या पाइथागोरस थ्योरम में लगाई थी मैडम ने और कुछ भी नहीं किया था, तुम भूल जाओ तो ऐसे कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। बाकी ये भूलने का है नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उसमें आता है, तो मेक श्योर कि तुम लोगों को रटी जाए बिल्कुल। चलो इसको अप्लाई करके देख लो एक बार। देखो बोल रहा है ये जो दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली फाइंड के। अब तुम्हें पता है अगर ये दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 किसके इक्वल होता है, c1 प्लस c2 के। c1 की वैल्यू है 6, c2 की वैल्यू क्या है k। अच्छा g1 की वैल्यू क्या है, g2 की क्या है, f1 की क्या है और f2 की क्या है, ये सारी वैल्यूज बता दो बस, क्वेश्चन में पुट्टी करनी है, कुछ नहीं करना फिर। देखो यहां से निकालो, g1 f1 इसका सेंटर है, तो g1 f1 क्या आ जाएगा, सेंटर निकाल दो तो कितना आएगा इसका सेंटर, -1, k. हाँ -1 कोमा के। ये आया तुम्हारी किसकी वैल्यू आई है, माइनस जी कोमा मतलब माइनस g1 कोमा माइनस f1 की, ऐसे ही लिखते हो ना तुम सेंटर, माइनस माइनस लगा के। तो यहाँ से g1 और उसकी वैल्यू बताओ f1 की क्या है। g1 की वैल्यू 1 है और f1 की वैल्यू क्या है, अच्छा के नहीं आएगी शिखा, माइनस के आएगी ना, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के बचेगा। ठीक है, ये है -g1 माइनस f1 की वैल्यू, आपको चाहिए g1 और f1 की वैल्यू, तो g1 की वैल्यू तो जाएगी 1 और f1 की वैल्यू हो जाएगी k। g1 1 है, f1 k है, क्या इसी तरीके से g2 f2 निकल सकता है। भाई इसका सेंटर होता है -g2 कॉमा -f2, सेंटर निकलेगा क्या इसका, देखो x तो इसमें है ही नहीं, 0, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, -k, यही हो जाएगा। तो यहाँ से g2 की वैल्यू तो 0 ही है और f2 की वैल्यू क्या है k, तो f2 k आ गया, g2 0 हो गया, सब इसमें पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका। करो एक बार, g1 1 है, g2 तो 0 ही है, f1 k है, f2 भी k है, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, c1 प्लस c2 मतलब 6 प्लस k। ठीक है, यहां से क्या बनेगा देखो, 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस k, 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, क्या बनेंगे फैक्टर्स इसके, प्रोडक्ट 12 चाहिए और सम -1 चाहिए, 4 और 3 ये 3 2 लेना पड़ेगा ना, 2k प्लस 3 k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास k की दो वैल्यूज निकल गई, एक तो 2 और एक -2 बाई। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। तो बेसिकली इसमें हमने सीखा क्या है इस क्वेश्चन में, कि हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। अब तुम्हें समझ आ गया अप्लाई कैसे करना है, c1 c2 की तो डायरेक्ट वैल्यूज उठानी है तुम्हें क्वेश्चन से, और g1 g2 f1 f2 तुम्हें ध्यान से निकालना है, कहीं तुम ये निकाल के और माइनस साइन ही लेके इसको सॉल्व कर दो। जो तुम सेंटर निकालते हो वो होता है -g, -f, तो तुम्हें g और f की वैल्यू चाहिए, तो ये देख लिया करो कंपेयर करके कि वैल्यू क्या है, सीधा माइनस मत उठाओ। ठीक है, चले आगे, Yes, ma'am. सारे बोल दो एक बार। Yes, ma'am. नेक्स्ट करो, चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ है सेंटर ऑन द लाइन, इसको ठीक करना है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x। मेरे को बस इतना बताओ एक बार, अगर कोई सेंटर कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है वो किस तरीके का होगा,
इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर भी करती हूँ, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू a ले ली, तो मेरी y की वैल्यू भी कैसी रही होगी, a रही होगी, राइट। यहां से मेरे को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली है पहली लाइन से कि भाई एक इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस, इसका मतलब सेंटर कुछ इस तरीके का होगा, द सर्कल कट्स द सर्कल दिस ऑर्थोगोनली, अच्छा, देन इट्स इक्वेशन इज ऑर्थोगोनली। आते ही तुम लोगों को क्या आइडिया लग गया, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो। फिगर बना लो इसकी रफ सी एक, भाई सेंटर क्या है, a, a टाइप का है, एक पॉइंट है सर्कल पे 0,0, क्योंकि इसने बोला सर्कल जो है 0,0 से पास करता है, मतलब ओरिजिन से पास करता है, इसका मतलब ओरिजिन जो है या 0,0 पॉइंट इस सर्कल पे रहा होगा। रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग एक ही फॉर्मेट में, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कितना आ जाएगा, √2a, Yes. ये हो गया √2a, ठीक है। अब बताओ क्या करें, मान लो मेरे को उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, यही है वो सर्कल बेसिकली, तो अभी जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से मेरी टूटी फूटी इक्वेशन होगी, लिख लो एक बार, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है r स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इसको ढंग से लिख लो थोड़ा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। देखो ये चीज तो कट गई, यहाँ से भी ए स्क्वायर ऐड करते तो 2a स्क्वायर बनता, उधर भी 2a स्क्वायर है, तो बच क्या गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो सर्कल की इक्वेशन पूछना चाह रहा था ना, वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अब मुझे बस यहाँ पर a की वैल्यू और मिल जाए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब a कैसे निकाले, उसके लिए एक ही इंफॉर्मेशन बच गई क्वेश्चन में कि सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, क्या यहाँ पर अब हम वो वाली कंडीशन लगा सकते हैं, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन लगाते ही आंसर आ जाएगा आपका। कैसे लगाओगे इसमें बताओ एक बार, g1 इसका सेंटर मान लो माइनस g1 और माइनस f1 है, तो g1 f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -3. देखो इसका सेंटर होगा क्या वैसे, अगर देखो तो -1/2 इंटू -4 2 और -1/2 इंटू -6 होगा 3। अब इनको कंपेयर करोगे तो g1 की वैल्यू इस बार आ गई -2 और f1 की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। अच्छा और क्या निकाल सकते हो तुम, g1 f1 निकाले, g2 f2 निकाल लो, g2 f2 यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर तो तुम्हें पता ही है, ये है a, यहाँ से तो हम सॉल्व करके आए ही हैं। अच्छा ये सेंटर है, मतलब ये -g2 और -f2 की वैल्यू दे रखी है, तो g2 की वैल्यू कितनी होगी -a और f2 की वैल्यू भी कितनी होगी -a। बस इसमें पुट कर दो अब, c1 c2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू तो 10 है और c2 तो क्या है आपका 0 ही है, इसमें कोई c2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ट्वाइस ऑफ g1 g2, g1 कितना आया था -2, f1 g1 g2 कितना आया है -a प्लस f1 आया था -3, f2 आया है -a इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2, c1 है 10 और c2 0 है, तो 10 ही बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आंसर, ये बनेगा 2a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 5, तो ये बन गया 5a इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, Ma'am, D. डी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। अच्छा इसमें तुम ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे क्या, देखो जो सेंटर, हाँ कर सकते थे हम लोग, जो सेंटर है ना वो a, टाइप का है, ठीक है, जो पहली वैल्यू है वही दूसरी वैल्यू रही होगी, तो तुम समझ पा रहे हो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके साइन सेम आने चाहिए थे, ठीक है, सेम आने चाहिए थे, तो जिनमें तुम्हें डिफरेंट साइन मिल रहा है ना वो ऑप्शन तो तुम पहले ही रिजेक्ट मार सकते थे। कौन से मिल रहा है, एक तो सी में मिल रहा है और एक बी में मिल रहा है, तो आंसर तुम्हारा या तो ए में होना था या डी में होना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, अपना ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। चले आगे। Yes, ma'am. अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है,
वो होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आसान है, तुम कर लोगे, ठीक है। एक तो ये है और एक ये है, ये बहुत इजी है तो एडवांस का क्वेश्चन, एक बार इसको वैसे रीड कर लो। देखो, अ सर्कल एस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल दिस एंड दिस। आपको बतानी है रेडियस ऑफ एस क्या है, मतलब इनमें से ऑप्शन बताना है, ठीक है। थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ मैं। जो सर्कल है वो इससे पास कर रहा है, एक काम करो, मान लो तुम लोग सर्कल की इक्वेशन जो तुम मानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला तो क्या काम कह रहा है, सर्कल पास कर रहा है 0,1 से, तुम क्या करना, पुट 0,1 इन दिस, एक इक्वेशन बनेगी भाई। 0,1 इसमें पुट करोगे, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1, तो बेसिकली ये बनेगा 1 प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस सर्कल की और ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है ये ऑर्थोगोनल है, यहां से तुम कौन सी कंडीशन लगा सकते हो, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इन दोनों सर्कल्स के लिए लगाओगे एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल भी क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो इन दोनों सर्कल्स के लिए भी ये कंडीशन लगाना, एक और इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना, ठीक है। आसान है, कर सकते हो, ये काम तो हम करके आ चुके हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला, जीएफसी की वैल्यू निकालनी है, जीएफसी की वैल्यू निकालते ही तुम्हें सर्कल की इक्वेशन पता चल जाएगी। इक्वेशन पता चलते ही वो कुछ भी पूछ ले सर्कल के बारे में, तुम सब बता सकते हो, रेडियस बता सकते हो, सेंटर भी बता सकते हो, देख लेना निकाल के रेडियस और सेंटर कौन सा है और कौन सा गलत है। कर लोगे? Yes, ma'am. चलो देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये कुछ मतलब आपको अगर यूं पता करना है कि दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, दूर दूर है, टच कर रहे हैं, या मान लो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है और इंटरनली टच कर रहा है, या फिर एक सर्कल इस तरीके से है कि वो अंदर तो है बट टच नहीं कर रहा, तो उसके लिए कुछ रिलेशंस है, मतलब उससे आपको पता चल जाएगा भाई किस तरीके की फिगर आप बना सकते हो। जैसे पहला है, क्या कह रहा है, दो सर्कल्स आपने ड्रॉ करके, C1 C2 का मतलब क्या है कि उन दोनों सर्कल्स के बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर एक का सेंटर ये है, एक का सेंटर ये है, तो C1 C2 का मतलब क्या है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जहां पर भी ये लिखा हो ना, समझ जाना, ये दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो तुम एक बार फिगर में देख के बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, क्या ये दोनों की रेडियस को ऐड करोगे उससे बड़ा आएगा, छोटा आएगा, क्या आएगा? दिख ही रहा है तो साफ भाई, एक की रेडियस ये है R1, एक की रेडियस ये है R2, तो ऑब्वियस सी बात है तुम R1 प्लस R2 करोगे और तुम फिर C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो वो डिस्टेंस पक्के से R1 प्लस R2 से बड़ा आएगा, ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, ठीक है। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस बड़ा है R1, दोनों की रेडियस को ऐड करते हो उससे। तो जब ये केस है, अगर तुम्हारे किसी क्वेश्चन में तुमने ये काम करके देखा, मतलब तुम्हें पता चल गया सेंटर का डिस्टेंस रेडियस को ऐड कर रहे हो उससे बड़ा आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी भाई दोनों सर्कल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना टच कर रहे होंगे, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन टेस्ट में भी आए हुए तुम्हारे में, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब अगर एक टेंजेंट तुमने पहले सर्कल पे ड्रॉ करी है तो वही टेंजेंट दूसरे सर्कल पे भी बन रही होगी। कैसे बनाओगे, देखो एक टेंजेंट तो तुम ये बना सकते हो, आगे पढ़ेंगे हम इनको, डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट्स। एक टेंजेंट ये बना सकते हो, क्या ये दोनों सर्कल्स पे दिख रही है तुम्हें, कॉमन है ये, एक हम Yes. ऐसे बना सकते हैं, ये दूसरी होगी, ठीक है। और कैसे बना सकते हो, ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, इनका नाम होता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और दो और बना सकते हो तुम इस तरीके से, देखो एक तो ये होगी और एक इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो तुम्हें काम क्या करना है, पहले तो तुम लोगों को फिगर बनाना, मतलब फिगर देखनी है, चेक करना है क्या C1 C2 जो है बड़ा आ रहा है R1 प्लस R2 से। जब तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन आया उसमें तुमने ये पा लिया भाई हाँ इस तरीके का कुछ बन रहा है सीन, तो उससे तुम्हें आइडिया क्या लग जाएगा, सर्कल इस तरीके की है, दूर दूर है, वहां पर फिर तुम लोगों को क्या आइडिया लगेगा कि ऐसे जब सर्कल्स होते हैं ना, दो टच भी नहीं करे, इंटरसेक्ट भी नहीं करे, तो उस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितनी मिलती है आपको, 4 कॉमन टेंजेंट्स मिलती हैं, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 कैसी होती है आपकी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चले आगे। Yes, ma'am. अगर मान लो इसी में पूछ लेते हैं
अगर ऐसा कुछ सीन बन जाए कि C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल रही हूँ और वो आ जाए इक्वल R1 प्लस R2 के, तो तुम इमेजिन कर सकते हो किस तरीके की फिगर बनेगी। यस मैम, वो टच कर रहे होंगे एक दूसरे। हाँ, वो टच हो जाएंगे। इस बार क्या हो जाएगा भाई, एक सर्कल है ये और दूसरा सर्कल है ये। आप कह रहे हो C1 और C2, आपने C1 और C2 निकाला, ठीक है, C1 C2 निकाला, ये R1 है और ये R2 है और वो इक्वल आ गया R1 प्लस R2 के। अब जो ये फिगर मैंने ऊपर बना रखी है इसमें यही बन रहा है, C1 C2 का डिस्टेंस क्या है, मतलब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो किस तरीके की फिगर बन रही है आपकी, ये सर्कल्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से भी कर सकते हैं ना, तो मेंशन कर देना चाहिए एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन, अब आपको जब फिगर पता चल गई भाई इस तरीके के सर्कल्स बन रहे हैं, तो अब आप पता कर सकते हो यहाँ कितने कॉमन टेंजेंट्स आप बना सकते हो। 3। 3 बना सकते हो। एक तो हो गया ये, ठीक है, और ये एक हो गया आपका ये। इसको इस केस में इसको ट्रांसवर्स बोल देंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स का सिंपल सा मतलब ये देख लो, जो दो सर्कल्स है ना, ट्रांसवर्स के तो सेंटर्स आजू बाजू होंगे, मतलब सेम साइड पे नहीं होंगे। क्या तुम्हें दिख रहे हैं, अगर ये ट्रांसवर्स थी तो एक तो सेंटर है इस तरफ और एक सेंटर है इस तरफ, लेकिन जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना उसके सेम साइड पे ही मिलेंगे सेंटर्स। दिख रहे हैं सेंटर्स सेम साइड पे। भाई अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ले लूं, ये ले लूं, तो देखो दोनों सेंटर्स इसके नीचे हैं, और अगर नीचे वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ले लूं तो दोनों सेंटर्स उसके ऊपर है। तो मैंने इसको ट्रांसवर्स क्यों बोला, क्योंकि देखो एक सेंटर इस तरफ है और एक सेंटर इस तरफ है, तो क्या ये ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। ये दोनों क्या होगी आपकी डायरेक्ट टेंजेंट्स। मतलब जब सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं उस केस में पहली चीज तो C1 C2 जो है, मतलब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल आता है। दूसरी चीज क्या, कॉमन टेंजेंट्स आपसे पूछेगा, तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी, ड्रॉ करके देख लेना, वैसे तो याद ना भी रहे तो 3 कॉमन टेंजेंट होगी, 2 तो डायरेक्ट और एक कैसी होगी आपकी ट्रांसवर्स। 2 केस हो गए। अब तीसरा केस क्या है, अब मान लो वो इस तरीके से टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है, इंटरनली टच कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, भाई ये पूरी तो क्या है R1 और R2 क्या है, सिर्फ इतना पार्ट R2 है, ठीक है। तो क्या तुम फीलिंग, मतलब फीलिंग नहीं, मतलब क्या समझ पा रहे हो, अगर C1 C2 का डिस्टेंस निकालूंगी तो क्या आएगा। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है तुम्हें, R1 माइनस R2 के इक्वल है क्या, ये मत यस। देखो गलत लिखा हुआ है। इस फिगर से देखो C1 C2 इतना पार्ट है सिर्फ, R1 ये पूरा है, उसमें से ये हिस्सा माइनस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट बच जाएगा। इसका मतलब C1 C2 अगर R1 माइनस R2 के इक्वल आ जाए, इसके आगे मॉड भी लगा दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना, जो तुम क्वेश्चन वो देगा उसमें अंदर वाला सर्कल कौन सा है और बाहर वाला सर्कल कौन सा है, ठीक है। तो बार बार चेक करोगे, ड्रॉ करोगे छोटे बड़े का, तो उससे बेटर है आप इसको इस तरीके से ध्यान रखो कि अगर इंटरनली टच कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस क्या है उस टाइम पे C1 C2 के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो इतना क्लियर है, अगर C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड R1 माइनस R2 आ रहा है तो इस तरीके की फिगर बनेगी। दूसरी चीज क्या है इसमें, वो पूछेगा कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं, एक ही है, यही बना सकते हो कॉमन, और भी बना सकते हो क्या, नो मैम। एक ही बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया थर्ड केस। तो ये फोर्थ देखो, देखो इस बार क्या कर दिया इन्होंने, हमने कैसे कैसे केस पढ़ लिए, एक तो दूर दूर वाला पढ़ लिया, एक बाहर टच वाला पढ़ लिया और एक अंदर वाला पढ़ लिया, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करवा दिए। यहाँ पे क्या है, C1 C2 का जो डिस्टेंस है ना वो R1 प्लस R2 से तो छोटा मिलेगा और उनके डिफरेंस से कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। क्या तुम इसमें वो कर सकते हो, मतलब इमेजिन कर सकते हो फिगर में यस मैम। बिना ड्रॉ करे, ठीक है, कर सकते हो क्या सब लोग। यस मैम। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब C1 C2 मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, रेडियस को ऐड करते हो उससे तो कम मिलेगा, और रेडियस का डिफरेंस लेते हो उससे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन भी आगे हम लोग करेंगे। अच्छा ये तुम्हें फिगर मिल गई, ठीक है, आप लोगों को ये रिलेशन पता चल गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि कॉमन टेंजेंट्स बताओ। 2 टेंजेंट। 2 टेंजेंट्स, ठीक है, एक तो बनेगी ये और एक बनेगी
ये तो इस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी आपकी 2 होंगी। अब एक केस और रह गया बट जिसके अंदर ना सर्कल अंदर तो आ जाए बट टच ना करे। इसमें बताओ क्या कर सकते हो तुम लोग। बना के देख लिया करो फिगर, वैसे नहीं समझना तो मान लो ये C1 है ये C2 है, ठीक है, ये पूरी तो क्या हो जाएगी R1, ये क्या हो जाएगा R2। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या रिलेशन बना सकते हैं हम लोग। C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है क्या आएगा C1 C2 के बीच का डिस्टेंस पक्के से दोनों के डिफरेंस से छोटा आएगा क्या। मैम R2 तो छोटे वाले सर्कल तक ही होएगा ना। ये वाला पार्ट रह जाएगा ना बेटा, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट रह गया, ठीक है। अगर ये वाला भी काउंट हो जाता तो हम लोग बोल देते इक्वल, बट ये वाला काउंट नहीं हो रहा तो वो छोटा हो गया। समझ आई बात। और आप क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ अच्छा ये कह रहे हो, ठीक है मैंने मार्क गलत कर रखा है क्या, ठीक है ठीक है। यस मैम। चले आगे। तो क्या तुम क्वेश्चन, अच्छा इसमें कॉमन टेंजेंट्स और बता दो मुझे। 0। 0, ठीक है, इसमें तो कोई कॉमन टेंजेंट तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे, ये मतलब हो जाएगा तुमसे, मैं नहीं कराऊंगी तो भी ट्राई करके देखो एक बार। ऑप्शन बता दो फटाफट। मैम ए होगा। 0, इसका मतलब आपका वन सर्कल इनसाइड अनदर आ रहा है और टच नहीं कर रहा। बाकी ये किसी और का निकला। अरे किसी का तो निकला होगा। आपको वैसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताना है इसमें, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, रेडियस वगैरह निकालोगे, सेंटर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है, रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके इक्वल आ रहा है या ऐड कर रहे हो उसके इक्वल आ रहा है, ऐसे ही किया है। यस। तो क्या रिलेशन आया आपका मतलब दोनों का डिफरेंस ले रहे हो तो वो छोटा आ रहा है, मतलब सेंटर का डिस्टेंस उससे भी छोटा आ रहा है, बेसिकली शिखा का ये आया आंसर। बाकी कोई किसी का कुछ आया है कि नहीं, या चले हम आगे। सेंटर क्या है पहले सर्कल का,
इसका तो 0,0 ही है, और इसका क्या है 3,4। 3,4। इसकी रेडियस क्या है? अरे इसकी तो सीधी दिख रही है, 2। 2 है, ठीक है। इसकी रेडियस 2 है। सपोज ये R1 ले लो, ठीक है, और इधर R2 ले लो। R2 की रेडियस कितनी है दूसरे सर्कल की? कैसे निकालते हो? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले इसको उधर ट्रांसफर मान लिया करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है। तो जी स्क्वायर मतलब 9, 16 और ये हो गया 24। ये कितना आ रहा है यहाँ से? 49 बन रहा है क्या? हाँ ठीक है, 7 आ गया। तो R2 आ गया 7। अब देख लो कौन सा रिलेशन बन रहा है फिगर के लिए, भाई पता चल जाए किस तरीके की फिगर बन रही है। कैसा रिलेशन लग रहा है तुम्हें? ये रेडियस है और ये रेडियस है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। देखो ये 0,0 है, ये 3,4 है, तो C1 C2 जो तुम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो गया? √25। तो वो हो गया बेसिकली 5। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 5। अच्छा रेडियस, अच्छा रेडियस जब माइनस कर रहे हो ना उस टाइम पे 5 ही मिल रहा है तुम्हें, दिख रहा है? तो मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि C1 C2 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है अगर मैं ऊपर वाले दोनों रेडियस को माइनस कर दूं, है कि नहीं है? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब ये किस तरीके की फिगर हो गई? ये बेटा इस तरीके की हो गई फिगर, ये वाली फिगर हो गई ना ये, ठीक है शिखा, अंदर वाला नहीं बनेगी, ये वाली फिगर बन गई। इसी में पढ़ा था हमने कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेडियस को माइनस करते हो उसके इक्वल है। ये पीछे डिस्कस किया था हमने, ये रहा इंटरनली टच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर जब पता चल गई, अब कॉमन टेंजेंट्स तुम आराम से निकाल सकते हो। कितने हो जाएंगी कॉमन टेंजेंट्स? एक ही है, ये वाली। आंसर क्या होगा इसका? 1। ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे टेस्ट में आए हुए हैं, ठीक है। तो मेथड देख लो बस किस तरीके से कर रहे हो, बाकी तो फिर अटेम्प्ट कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करो, देखो इसमें भी तुम लोगों को काम यही करना है। दो सर्कल्स दे रखे हैं, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा इस बार इन्होंने दे दिया, क्या दे दिया कि जो दोनों सर्कल्स है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया कि कौन सी वाली कंडीशन लग रही होगी यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग कंडीशन ये थी ना, C1 C2 छोटा होएगा किससे? R1 प्लस R2 से, और बड़ा होएगा किससे? दोनों की डिफरेंस से। याद आया? ये इसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी। बस ये सॉल्व करना है, अब तुम्हें R की वैल्यू मिल जाएगी कहां से कहां तक लाई कर रही है। अब थोड़ी चीजें निकाल लेना यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना, इसका सेंटर निकाल लेना, यहाँ रेडियस निकाल लेना, इसकी भी रेडियस मतलब निकाल क्या लेना, यहाँ आर के फॉर्मेट में दे रखी है सी की वैल्यू। इसकी रेडियस कितनी है सेकंड वाले सर्कल? ये तो ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यही दे रखा है। इसका मतलब इसकी रेडियस है 6, ठीक है। इसको R2 ले लो, तो R2 की वैल्यू है 6। अच्छा यहाँ पे इस वाले का सेंटर कितना है? -1/2 इंटू -16 हो जाएगा 8, और ये हो गया 10। 8,10 सेंटर है। रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 64, एफ स्क्वायर मतलब 100, सी की वैल्यू ये है -164 प्लस आर स्क्वायर, तो कितना होगा? ये तो कट ही जाएगा पूरा, आर स्क्वायर का रूट लोगे तो आर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब R1 कितनी है? आर के ही इक्वल है। बस अब इन चीजों को पुट कर दो यहाँ पर जो आपको दे रखा है, क्या हो जाएगा देखो? R1 माइनस R2 R माइनस 6 लेस देन C1 C2। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसका 8,10 है सेंटर, और दूसरे वाले का क्या निकला था? इसका सेंटर क्या है?
4,7। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 10 माइनस 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 25 ही बन जाएगा, तो ये होगा 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 5, लेस देन R1 प्लस R2 मतलब R प्लस 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इनइक्वालिटी बन रही है 5 इज लेस देन R प्लस 6, तो -1 से बड़ा है यार, ये तो तुम लोगों को पता ही है, -1 से तो R बड़ा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे ये कह रहा है कि मोड R माइनस 6 जो है 5 से छोटा है। अब तुम लोगों ने मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं भाई, अगर मॉड ऑफ A लेस देन 2 है, इसका मतलब A कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा? -2 से 2। -2 से 2। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही चीज लगानी है आपको, -5 लेस देन R माइनस 6 लेस देन 5। यहाँ से निकाल लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका। डी ऑप्शन। +6 कर दो, +6 करते ही क्या हो जाएगा, देखो इधर तो बनेगा 1, ये हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा 6 + 5 11। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 1 से 11, डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल कर देखा था कि कंडीशन बन क्या रही है, फिर हमने देखा भाई ये कंडीशन बन रही है, तो हमने देखा इस तरीके के सर्कल्स बन रहे होंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अगले वाले में इसने दे दिया कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की कंडीशन मेरे को ध्यान थी, तो मैंने डायरेक्ट लगा के और फिर इस तरीके से अपना मतलब आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा ये देखो, इसमें क्या करोगे, एक मिनट, सर्कल दिस एंड दिस टच एक्सटर्नली, बस इतने में मेरे को बता दो कंडीशन कौन सी लगेगी, फिर बाकी तो आगे कर लोगे तुम, स्क्वायरिंग वगैरह करके करना क्वेश्चन। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मतलब कुछ इस तरीके की फिगर रही होगी क्या? अच्छा, इस फिगर में क्या था सीन, दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो उनके रेडियस को ऐड करते हो उसके इक्वल ही आ रहा था, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल था। तो तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक मेथड तो यही है कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर निकाल लेना, देखो इधर से सेंटर निकालोगे आएगा -G, -F, यहाँ से सेंटर निकालोगे तो आएगा -G डैश, -F डैश। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, C1 C2 निकल जाएगा। R1 R2 भी तुम निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा पहले केस में G² प्लस F², देखो C की तो वैल्यू ही नहीं है, और R2 क्या हो जाएगा G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर, ये निकाल लोगे, स्क्वायरिंग करके देख लेना, कट पिट जाएगा, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, मेथड 1 तो है ये, जब हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। मेथड 2 क्या हो सकता है इसमें, यहाँ देखो तुम्हें कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं रही है, राइट, ना तो C इसमें दिख रहा है ना C इसमें दिख रहा है, X और Y तक रह गया ये सिस्टम। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सर्कल की इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में लिखी मिल जाए तो वहां से तुम क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये जो सर्कल है ये कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। याद आई, हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर सर्कल ये है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, उस केस में c क्या आता था आपका 0। तो अगर उल्टा मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आपको इस तरीके की इक्वेशन मिल जाए जिसमें c है ही नहीं, तो समझ जाना वहां पर वो सर्कल किससे पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। अब दोनों ही सर्कल्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, इसमें सी है ना इसमें सी है, इसका मतलब क्या वो कॉमन पॉइंट 0,0 यही रहा होगा क्या? इसके अलावा तो 0,0 और कहाँ तुम मार्क करोगे कि वो दोनों सर्कल्स पे लाई करे, कर सकते हो कहीं पे कि वो फर्स्ट सर्कल पे भी लाई करे सेकंड पे भी लाई करे, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया क्वेश्चन देख के कि दोनों सर्कल्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ये एक ही टच पॉइंट आ रहा है तुम्हारा, तो इसी पे ये पॉइंट क्या रहा होगा। हाँ जी चंदन बेटा, इसका फायदा क्या हुआ आपको भाई, ये सेंटर आपको पता है -G, -F है, ये सेंटर आपको पता है -G डैश, -F डैश है। ठीक है, अच्छा R1 R2 खैर हम निकाल तो नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत पेचीदा काम हो जाएगा, R1 R2 को R1 R2 ही रखो। यहाँ पर तुम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अगर मान लो ये O है, इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट को,
अगर मैं C1O का स्लोप निकालूं, ध्यान से सुनना, C1O का स्लोप निकाल सकती हूँ ना, याद है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके, ये पॉइंट भी मुझे पता है और ये पॉइंट भी मुझे पता है, निकाल सकती हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, निकाल सकती हूँ। यस मैम। अब फिर मैं क्या करूंगी, OC2 का स्लोप निकालूंगी, OC2 का स्लोप भी निकाल सकती हूँ, O मुझे पता है 0,0 है, C2 मुझे पता है माइनस G डैश माइनस F डैश है, और फिर मैं क्या करूंगी, C1 C2 का स्लोप निकालूंगी, C1 C2 का स्लोप भी मैं निकाल सकती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, ये तीनों स्लोप इक्वल आने चाहिए क्या, लाइन तो एक ही है, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो तुम तीनों का स्लोप, तीनों की क्या निकालने की जरूरत नहीं है, दो से ही बन जाएगी बात। देखो अगर मान लो मैं C1O का स्लोप निकाल रही हूँ तो क्या बनेगी, माइनस एफ माइनस जीरो अपॉन माइनस जी माइनस जीरो, ये किसके किसके इक्वल आएगा, OC2 का स्लोप निकालो, OC2 का स्लोप क्या निकल जाएगा, माइनस एफ डैश माइनस जीरो माइनस जी डैश माइनस जीरो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये थे इजी मेथड्स। एक और मेथड भी है इसका, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसमें क्या करोगे, R1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब जब R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी तो बेसिकली कहने का मतलब तो यही है ना, तुम्हें रेशियो की वैल्यू मिल गई R1:R2, वहां से फिर तुम सेक्शन फॉर्मूला बेस में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बाकी ये मत करना, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट चॉइस है यूज करने की। पहला तो सब बच्चों को यही चमकेगा कि भाई एक्सटर्नली टच करे तो ये कंडीशन बनेगी। दूसरा तुम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई C1 C2 C1 और OC2 का स्लोप निकालोगे तो इक्वल आएगा क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो, कर लोगे, चले आगे। यस मैम। ये होमवर्क है, ठीक है। अच्छा ये होमवर्क है, मैं कल पूछूंगी, ये मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे 2-3 कॉन्सेप्ट और बताने हैं, तो मैं सोच रही हूँ तुम लोग ट्राई कर लेना, इजी है, ये हो जाएगा तुमसे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 5 and which touches the circle this externally at the point 5,5, ठीक है, इसको ट्राई करके देखना। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ये भी जो पीछे पढ़े थे ना हमने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये उसी की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया भाई ये क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये भी क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्वेश्चन में क्या आएगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो। अब देखो टेंजेंट बहुत बड़ी है, लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो का मतलब क्या है, ये पॉइंट जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है और एक ये पॉइंट जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अगर वो तुम्हें बोले कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो, सेम यहाँ पर ये पॉइंट जहां वो सर्कल को टच कर रहा है, ये पॉइंट जहां सर्कल को टच कर रहा है, इसकी लेंथ निकालोगे, वो तुम्हारी क्या होगी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी तरीके से ट्रांसवर्स वाली भी आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पर टच कर रही है, ये इधर टच कर रही है, तो ये जो लेंथ है इसको क्या बोल दोगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये भी क्या है तुम्हारी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब ये निकालोगे कैसे, निकालना बहुत इजी है। मान लो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे ये लेंथ निकालनी है दोनों येलो पार्ट्स के बीच में। क्या करूं, इसको ज्वाइन कर लो, सपोज इसकी रेडियस क्या है R1, इसको भी ज्वाइन कर लो, ये रेडियस क्या है R2। क्या ये एंगल 90 डिग्री के होंगे क्या, सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब क्या करो, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दो, C2 से, C2 से सपोज ये AB है, C2 से AC1 पे मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर ये R2 है तो ये भी क्या होगी R2। AB अगर मान लो मैंने L मान लिया, ये भी क्या हो जाएगी L। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया आपका, इसको नाम दे लो O, AOC2B, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। समझ आई इतनी बात। अब क्या करो भाई, दोनों सर्कल्स की ना आपको इक्वेशन दी मिलेगी, आप क्या करो ये ज्वाइन कर लो। अब तुम ध्यान से देखना, अब मैं जो ट्रायंगल बनाऊंगी, ये 90 डिग्री का है, देखो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, ये है C2, ये O है, ये C1 है, ये 90 डिग्री है, ये L है, ठीक है। और ये अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये इतना R2 है, ये पूरा R1 था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो ये हो गया R1 माइनस R2।
ठीक है, अब इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना तुम्हें फिगर में, ये छोटे वाला ट्रायंगल मैंने ऊपर बना दिया, यस ओ मैम। C1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मेरे को चाहिए L की वैल्यू, L क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो तुम L को एक तरफ रख लो, ये हो जाएगा C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो देखो लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये रूट चला जाएगा। ये क्या है बेसिकली तुम्हारे पास, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, ये R1 माइनस R2 था ना, समझ आई इतनी चीज, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, दोनों रेडियस को माइनस करो, दोनों के स्क्वायर को माइनस करके रूट ले लो, वो तुम्हारी क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सेम हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स के लिए भी तुम्हें कंस्ट्रक्शन ही करनी पड़ेगी। देखो सेंटर्स को मतलब बेसिकली तुम्हें ये वाली लेंथ निकालनी है, इस बार तुम क्या करो, सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, रेडियस ड्रॉ कर दो, अब तुम्हें पता है ये एंगल क्या है 90 डिग्री, सेंटर से डाल दो, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री। अब तुम्हें परपेंडिकुलर, जैसे पिछली बार हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला था, इस बार भी तुम C2 से, सपोज ये A है और ये B है, AB को एक्सटेंड कर दो और इस पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये मान लो क्या है, इसको D ले लो, ठीक है, इस बार मैं L मान लेती हूँ, किसको, कुछ भी नाम ले सकते हो वैसे, L मान लो इसको, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो हमें निकालनी है, ठीक है, इस बार भी रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा है सबको, अगर ये R2 है, ये पूरी R1 थी, तो मुझे बता सकते हो ये वाली कितनी हो जाएगी लेंथ, देखो ये ट्रायंगल बन गया बी, अगर ये मान लो BMC2D, ध्यान से देखना BMC2D, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, ये ट्रायंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल बन गया, ये R2 है, ये भी R2 हो जाएगी, तो अगर मुझे AD की लेंथ चाहिए हो तो कितनी हो जाएगी R1 प्लस R2। अब देखो जिस ट्रायंगल पे मुझे फोकस करना है वो ट्रायंगल है ये, अच्छा ये लेंथ और बता दो कितनी होगी, फिगर में देख के, AD मैंने निकाल लिया R1 प्लस R2, DC इसके इक्वल नहीं होगा क्या, DC2 सॉरी, ये L है तो DC2 भी L हो जाएगा, क्या मैं निकाल सकती हूँ कुछ इसमें से, अब AC2 की लेंथ निकाल सकती हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकती हूँ, 90 डिग्री का एंगल है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC2 स्क्वायर प्लस पे AD स्क्वायर प्लस में DC2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC2 स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर क्या है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, DC2 स्क्वायर क्या है L स्क्वायर, AC2 स्क्वायर क्या है, AC2 स्क्वायर देख लो ना, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, C1 C2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो, छोटा सा ही डिफरेंस आएगा, पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, C1 C2 के स्क्वायर में से माइनस कर रहे थे R1 माइनस R2, इस बार हम माइनस क्या कर रहे हैं R1 प्लस R2, छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर, पीछे वाले फॉर्मूले में और इसमें देखो, यहाँ माइनस था और इधर क्या है प्लस है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, माइनस कर दो क्या, रेडियस को माइनस करके उसका स्क्वायर, ये है हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर करो, माइनस रेडियस को ऐड करके उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, हो जाएगा, याद कर लोगे, यस मैम। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट होगा इसमें, मान लो वो तुम्हें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछ ले, एक मिनट, कहना क्या चाह रही हूँ मैं,
इसको रब कर दूं क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्लाइड से गायब हो जाएगा फिर। देखो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि भाई आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ना ड्रॉ कर दी, आप कर दो भाई ड्रॉ, ठीक है, कर दी मैंने ड्रॉ। अब ये कहीं जाके इंटरसेक्ट तो करेंगी, मान लो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सेंटर इसका मान लो C1 है, इसका सेंटर मान लो C2 है। अब तुम सेंटर से रेडियस ड्रॉ करोगे, ये एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इतनी चीज क्लियर है सबको? इसको भी क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये फिगर क्लियर है? अब देखो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रही हूँ, या वैसे जरूरत भी नहीं है। एक बात बताओ, एक बड़ा ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा, AC1P, सबको दिख रहा है AC1P? यस मैम। अगर हम इसको अलग से बना लेते, चलो बना ही लेती हूँ एक सेकंड। ये P है, ये A है, ये C1 है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, इधर एक पॉइंट C2 है, इससे भी तुमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब देखना दो ट्रायंगल्स कौन से AC1P और BCP, क्या दोनों सिमिलर दिख रहे हैं क्या तुम्हें? यस मैम। तो क्या कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? यस मैम। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अच्छा एक और चीज इस पे नोट कर लो, यहाँ पर इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकती हूँ क्या मैं, AC1 अपॉन में BC किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा बताओ? C1P अपॉन में CP के इक्वल होगा। बड़े ट्रायंगल में ये वाली साइड, छोटे ट्रायंगल में ये वाली साइड पकड़ ली, फिर बड़े ट्रायंगल में ये वाली साइड ले ली और छोटे वाले की इतना पार्ट ले लिया। समझ आई? यस मैम। एक चीज और भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो, AP अपॉन में BP के इक्वल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम्हें AC1 और BC की वैल्यू तो पता है, तो इसकी जगह इट्स बेटर कि तुम यहाँ R1/R2 लिख लो, R1 बाय में R2। क्या इतनी चीज क्लियर है? मतलब मैंने अभी तक सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, देखो कुछ इस तरीके की फिगर है, अगर ये C1 है, ये C है, ये P है, मैं क्या कह रही हूँ, C1P R1 है तो उस टाइम पे CP कितना है, R2, यही मतलब है ना इसका, इन दोनों को यूज करके लिखा है मैंने। मतलब अगर C1P/CP का रेशियो निकालना है तो R1:R2 आया, तो तुम्हें क्या फील आ रहा है क्या, जो P है वो C1C को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में? ऐसे ही करते थे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का केस जो पढ़ते थे, भाई अगर AB है एक लाइन, उसको कोई पॉइंट P है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये M था, इसको हम क्या बोलते थे, N, तो हम बोलते थे M:N में P जो है AB को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड। तो यहां से ये चीज समझ आ रही है कि P पॉइंट जो है वो C1C को किस में डिवाइड कर रहा है, इसको C2 कर लेना, C1 C2 को किस में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, R1:R2 में। इसी तरीके से जब तुम ट्रांसवर्स के लिए निकालोगे ना, ट्रांसवर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मान लो हम लोग केस डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना भाई, ट्रांसवर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, यहां से तुमने एक ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक तुमने यहां से ड्रॉ कर दी, मुझे बेसिकली ये पॉइंट निकालना है, तो यहां से सेंटर्स ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो उस पे से। तो अगर मान लो ये C1 है, ये यहाँ C2 है, इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा इस सेंटर से डालूंगी, रेडियस ड्रॉ करूंगी, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है क्या, सपोज ये पॉइंट आपका क्या है, Q, ये R1 है और ये क्या है, R2। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, AC1Q, और इसको ले लो
बी। ए Yes. मतलब ये वाला triangle और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकती हूँ, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ लिख सकती हूँ ए सी वन अपॉन में सी टू बी किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बताओ, सी वन क्यू अपॉन में क्यू बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन में सी वन क्यू अपॉन क्यू बी, नहीं क्यू सी टू, ए क्यू अपॉन में क्यू बी। क्या ये चीज समझ आ रही है सबको? मैंने बस सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. यहाँ से सिर्फ ये वाला पार्ट देख लो, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला पकड़ो एक बार, C1 Q और B, ठीक है। क्या तुम्हें, अच्छा AC1 बाई C2B की वैल्यू तो कितनी है, AC1 की वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2, तो बेसिकली R1 बाई R2 है ये। तो क्या तुम्हें फीलिंग आ रही है, C1 Q को बोल रहा है R1, QB को क्या बोल रहा है R2, मतलब रेशियो निकालोगे C1 Q अपॉन में QB, देखो यहाँ से रेशियो R1 बाई R2 आ रहा है। तो तुम्हें फीलिंग आ गई क्या, Q जो है C1 B को B नहीं सॉरी C1 C2 को किसमें डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है R1:R2 के रेशियो में। क्या दिख रहा है तुम लोगों को भाई, ये C1 C2 है, ये पॉइंट Q है, मैंने रेशियो निकाल लिया और मैंने बोल दिया ये R1:R2 है। इसका मतलब Q जो पॉइंट है वो C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए जब मैंने P पॉइंट की बात की थी, वो पॉइंट P C1 C2 को ही R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, बट कैसे डिवाइड कर रहा था, एक्सटर्नली। तो एक ऐसा सीन हमने पढ़ा था कि भाई एक ही लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में और एक पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या डिस्कस हुआ है क्लास में, ये हुआ था, ये डिस्कस हमने किया था कि एक पॉइंट उसी लाइन को R1:R2 में डिवाइड करा बट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और एक और पॉइंट है उस लाइन को R1:R2 में ही डिवाइड करा बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। वो दो पॉइंट्स क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हालांकि ये इंफॉर्मेशन तो पहले की है, याद नहीं है तो कोई नहीं, मेनली तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो C1 C2 के बीच के डिस्टेंस को इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 के रेशियो में। बस इस पे एक क्वेश्चन कर लो, फिर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर छोड़ दूंगी, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप्लाई करना आ जाएगा ना, फिर हमें कल दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा टॉपिक। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दिस टचिंग द सर्कल्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ पे किस तरीके से यूज होएगा ये, देखो एक कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, दो सर्कल्स हैं मान लो आपके पास, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपको। ये मैंने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया, तुम्हें समझ आ गया, मतलब मैंने ही डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, पर मैंने क्यों किया मैं इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे। तुमने यहाँ पे C1 निकाला होगा, ठीक है, R निकाला होगा, इधर भी तुमने C2 निकाला होगा, R निकाला होगा इस सर्कल का। जब तुमने निकाल के उनको ऐड किया होगा ना इस तरीके से, तो वो इक्वल आ रहा होगा। यहाँ से मुझे आइडिया लग गया होगा, खैर मुझे तो पता था इसमें ये सीन बनेगा, यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1+R2 के इक्वल है। इसका मतलब सर्कल कैसे रहे होंगे, एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। चलो लिख लो एक बार, C1 की वैल्यू क्या है 6,4, रेडियस कितना आ जाएगा 36 16 और इधर से 36, तो बेसिकली यहाँ से 4 ही बनेगा रेडियस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ से C2 कितना आ रहा है 2,1 और R कितना आ जाएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब निकाल के देखो एक बार, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा 16 + 9 उसका रूट, अच्छा ये हो गया आपका 5 के इक्वल। मतलब C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाला है मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, आपका आ रहा है 5, ठीक है। रेडियस के बीच का डिस्टेंस देखो कैसे बन रही है,
5 कब बनेगा? जब C1 C2 इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो 5 बनेगा। इसका मतलब C1 C2 किसके इक्वल है? R1 प्लस R2 के। यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया? सर्कल्स क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीन चीज बनेंगी, तीन कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। एक तो बन गया ये, ठीक है, एक बन गई ये, एक बन गई ये। इनकी इक्वेशन निकालनी है बेसिकली आपको। क्वेश्चन आपका ये कैसे करोगे? देखो ट्रांसवर्स वाली की तो बहुत इजीली निकल जाएगी, आपकी कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी आपको? मतलब जो कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा, जो पीछे पड़ा था डायरेक्ट वाले में। अब तुम्हें ये पता है इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 1 है, सेंटर है 6,4 और ये क्या है तुम्हारा? सेंटर 2,1। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, यही है क्वेश्चन। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? क्या ये पॉइंट क्यों निकाल सकते हो तुम? अगर मैं इस पॉइंट को क्यों मान लूं, क्यों पॉइंट निकाल सकते हो। अगर ये C1 है, ये C2 है, सेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या यहाँ पे? भाई तुम्हें पता है ये रेशियो 4:1 में है, दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्यों पॉइंट इजीली निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। यस और नो? यस मैम। चलो मैं निकाल ही देती हूँ। देखो x, y, x क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो 6 + 8 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू आएगा x, और y कितना आएगा? 4 + 4 अपॉन में 5, यही आ रहा है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपका क्या आ गया, यही लिख देते हैं। कितना आ गया ये? 14/5 और 8/5, ठीक है। अब मेरे को व्हाइट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखो मेरे को एक पॉइंट मिल गया, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसका स्लोप और मिल जाए तो बन जाएगी बात। एक बात बताओ, टेंजेंट है ये और रेडियस से तुमने ये ड्रॉ कर रखा है, टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ कर रखी है, ये परपेंडिकुलर होगा। इसका स्लोप निकाल के C1 C2 का स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि C1 भी पता है, C2 भी पता है। क्या व्हाइट लाइन का स्लोप निकल जाएगा? परपेंडिकुलर लाइंस है, इसका Yes. स्लोप निकाल के m1 × m2 = -1 कर देना। जैसे ही तुम्हें व्हाइट लाइन का स्लोप पता चल गया, पॉइंट तुम्हें पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म या पॉइंट फॉर्म यूज करके जो फर्स्ट वाली थी, ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म यूज करके निकाल लोगे क्या? छोड़ दो इसको यहीं पे, ये तो हम स्ट्रेट लाइंस में डिस्कस करके आ चुके हैं। यस मैम। ठीक है, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, आगे तो तुम बहुत बार कर चुके हो ये चीज। अब देखो एक बार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मान लो मैं इसका डायग्राम अलग से बना देती हूँ। यहाँ बन गया इसको। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेंगे क्या? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है, इसको ड्रॉ कर लूं। ये टेंजेंट है यहाँ, ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये रेडियस है ना सर्कल, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, थोड़ा आइडिया दे सकते हो? भाई मैम ऐसे कर सकते हैं उसको। देखो मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मेरे को पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। या तो ये पॉइंट्स मिले, अगर मान लो ये पॉइंट मिल गया तो मैं t = 0 करके निकाल सकती हूँ टेंजेंट की इक्वेशन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मैं नहीं निकाल सकती, ठीक है, कोई तरीका नहीं है निकालने का यहाँ पर। बट अभी अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है अगर ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट P, ये सेंटर आपको पता है 6,4 है, ये C2 आपको पता है कितना है? 2,1। मुझे ये पता है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ, ये C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट P है, ये 6,4 है, ये 2,1 है। अगर मान लो ये x, y है, P के कोऑर्डिनेट्स, मुझे अभी पता चल गया कि जो P पॉइंट है वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में? R1:R2 में, जहां R1 क्या है? 4 और R2 क्या है? 1, ठीक है। तो क्या तुम मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट नहीं निकाल सकते? तुम लोगों को सेक्शन फॉर्म में अप्लाई करना आता है ना, एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस। इंटरनल लेके करके सॉल्व, बीच में माइनस लगा देना ऊपर नीचे, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या? ये बताओ। यस मैम। क्या आएंगे P के कोऑर्डिनेट्स? 4:1 में डिवाइड कर रहे हैं, क्या बनेंगे? देखो 4 × 2 और 1 × 6, तो 1 ही हो जाएगा, बीच में लगाते हो माइनस, अपॉन में 4 - 1, ठीक है। अच्छा ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 × 1 और 1 × 4 और बीच में आएगा माइनस, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख लो। तो ये पॉइंट क्या बन गया?
8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया ये 2/3 कॉमा 0, मतलब मुझे ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ? देखो इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, एक पॉइंट मुझे मिल गया इस लाइन पे, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप मुझे इसका पता नहीं है अभी, x माइनस 2/3 लिख सकती हूँ ऐसे। Yes, ma'am. ठीक है, यहां से मेरे को क्या मिल गई इक्वेशन, देखो थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लो, y माइनस एम एक्स प्लस 2/3m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे को ये इक्वेशन मिल गई, इसकी टूटी फूटी सी मिली है, हालांकि अभी इसमें मेरे को m की वैल्यू नहीं पता, बट ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला हुआ है इस लाइन पे, जब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे उसको 4 के इक्वल रख देना। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार कर चुके हैं पीछे, पिछले क्वेश्चंस में, मतलब लास्ट कुछ लेक्चर्स में। देखो यहाँ करके देख लेते हैं। देखो मैं क्या कह रही हूँ, तुम सेंटर से क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो इस लाइन का। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ले लो, कौन सा पॉइंट लोगे, देखो 6,4 है, 2,1 है, छोटा ये ले लो, 2,1 इसमें डालो, क्या बनेगा देखो, x की जगह डालना है 2 और y की जगह डालना है 1, तो ये होगा -2m प्लस 1 प्लस 2/3m अपॉन में क्या होता है अंडर रूट, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब m² प्लस 1, और उसका मॉड लेते हो, और ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये तो सबको सॉल्व करना आता है, प्लस माइनस 1 करके दो इक्वेशंस बनेंगी, तो क्या 2m की वैल्यूज निकलेंगी, यस और नो? भाई एक बार मोड को प्लस के साथ ओपन करोगे, एक बार माइनस के साथ ओपन करोगे, 2m की वैल्यूज मिलेंगी। जब इस इक्वेशन में 2m की वैल्यू पुट करोगे, मतलब दो वैल्यूज पुट करोगे, तो क्या दो इक्वेशंस बन जाएंगी तुम्हारी? एक इक्वेशन तो होगी ऊपर वाले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, एक इक्वेशन किसकी होगी तुम्हारी, नीचे वाले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। समझ आई बात? अब देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं, बट जो मेरे को तुम्हें समझाना था ना, मुझे सिर्फ ये समझाना था कि तुम्हें एक्सटर्नल वाला कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है, बहुत काम आया है इसमें। हमने इक्वेशन को इनिशिएट इससे किया था, भाई मुझे एक पॉइंट मिल गया तो मैंने पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, वहां से फिर मैं स्लोप में रह गई, भाई मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हम बहुत पढ़ चुके हैं पीछे की, सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो, उसकी लेंथ को रेडियस के इक्वल रख दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट था, तुम लोगों को ये ज्यादा जरूरी था इसमें समझना, कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है R1:R2 के रेशियो में। क्लियर है ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा ये, कोई नहीं, अगर मान लो तुमको इसमें प्रॉब्लम है ना, ये जो लास्ट वाला टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, ये मैं फिर कल दोबारा करवा दूंगी। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आज मुश्किल था, टॉपिक इजी था इतना। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टेस्ट में आया हुआ है, तो इसको कर लेना अच्छे से। ठीक है।